हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के अंदर। और मैं आपके साथ आज जो बात कर रहा हूँ वो बात है कोटक महिंद्रा बैंक की। खुल के बात करेंगे। रिजल्ट आज आए, रिजल्ट पेश किए गए, लेकिन डिस्क्लोज़र दे दूँ, मेरी बैंक निफ्टी में शॉर्ट्स टाइप की पोजीशंस हैं, यानी कि मंदी वाली पोजीशंस है। तो आप ये कोरिलेट ना कोशिश करें कि भाई मैं जो है ये रिज़ल्ट केवल इस वजह से बता रहा हूँ कि मेरी शॉर्ट पोजीशन है। लेकिन हमारे पास जो पोर्टफोलियो है उसका साइज़ भी ज़्यादा होता है जो हमारी ट्रेडिंग पोजीशंस होती हैं उनसे, और वहाँ पर हमारी जो पोजीशंस है पोर्टफोलियो में तो नॉर्मली लॉन्ग ही रहेंगे आप। तो कुल मिला के आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं। बात करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक की। कोटक महिंद्रा बैंक ने किया है निराश। अब निराश आप कहोगे सर आप निराश बता रहे हो, दूसरे चैनल वाले बहुत बढ़िया बता रहे हैं, मीडिया में बहुत बढ़िया बता रहे हैं। अब भैया बात यह है कि वो रिजल्ट एनालिसिस कर रहे हैं जब कोटक महिंद्रा ने सबसे ख़राब परफॉर्मेंस दी थी, यानी कि पिछले साल जून की जब सेकेंड वेव चल रही थी उस समय कोटक महिंद्रा बैंक का बहुत ही ख़राब रिजल्ट आया था। उसको बेस बनाकर जो है रिजल्ट को कंपेयर किया जा रहा है, जबकि हम रिजल्ट का एनालिसिस करते हैं पिछले क्वार्टर से, और बैंकिंग क्वार्टर्स के जब भी रिजल्ट एनालिसिस करते हैं हम ये चर्चा आपके साथ हमेशा करते हैं। तो सबसे खास बात क्या रहने वाली है, हम सारी चीज़ें बात करेंगे, केवल रिजल्ट की नहीं करेंगे। हम शेयर प्राइस की मूवमेंट क्या कहाँ रही, किस तरीके से कंपनी की पी रेशियोज़ में बदलाव रहे, आगे का जो आउटलुक है वो हमें क्या लगता है, और शेयर में पीछे पास्ट में अभी किस तरीके से री रेटिंग हुई है या डी रेटिंग होने की संभावना है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस शेयर्स ने बहुत ज़्यादा निराश किया है वैल्यूएशन वाइज अभी तक। मतलब अगर आप पिछले 2-3 साल की परफॉर्मेंस देखेंगे तो जो इससे उम्मीदें थी कि भाई एक प्रीमियम वैल्यूएशंस पर ये ट्रेड करता था, बहुत अच्छे बैंक जो हैं इसका मार्केट शेयर खा चुके हैं। और जब आप मैं रिजल्ट एनालिसिस करूँगा ना, मैं आपको पहले ही बताता हूँ, जो इसकी इंटरेस्ट इनकम है यानी कि जो इसका रेवेन्यू है उसके बराबर तो HDFC बैंक का प्रॉफिट है खाली एक क्वार्टर का। ये बहुत कम लोगों को आश्चर्य होगा, कंसोलिडेटेड बेसिस में बता रहा हूँ। जितना इसकी एक क्वार्टर की इंटरेस्ट अर्निंग है, यानी कि जो ब्याज है इनके पास, इसमें से बाकी ब्याज देंगे, खर्चे करेंगे, सब कुछ, HDFC बैंक अकेला इतना ब्याज कमाता है, जो कोटक महिंद्रा बैंक जितना ब्याज कमाता है उसका उतना शुद्ध प्रॉफिट है, सब खर्चे काट पीट के। तो ये बड़ा सरप्राइजिंग है, उसकी भी चर्चा हम करेंगे इसके अंदर। और बात करते हैं रिजल्ट की। हालांकि मुझे ये शेयर जो है मेरा फेवरेट रहा है, लेकिन बात ये कि परफॉर्मेंस खराब है। हो सकता है कि प्राइस के साथ मैं शेयर को कोरिलेट करता हूँ। सीधी सी बात ये, भाई मैं इस भाव में क्या चीज़ खरीद रहा हूँ। सोना है आप खरीदते हैं भाई 25,000 रुपये में, कोई आपको 10 ग्राम दे दे तो भाई बहुत बढ़िया है, लेकिन कोई 75,000 में दे रहा है तो भाई आपको थोड़ा महंगा लगेगा। और आज का बाजार का भाव आपको जो पता है उससे आपको आगे की एक्सपेक्टेशन देखनी कि भाई भाव आगे बढ़ सकता है, घट सकता है, उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेड की पोजीशंस लेते हैं। तो आइएगा चर्चा शुरू करते हैं। तो चर्चा में सबसे पहले कोटक महिंद्रा बैंक 1826 रुपये और 40 पैसे का भाव BSE के ऊपर, यानी कि जो क्लोजिंग प्राइस था वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, 1826 रुपये और 40 पैसे, 25 रुपये की तेजी थी। हालांकि इस शेयर्स में हम टेक्निकल वीकनेस देख रहे हैं पिछले 2 से 3 दिनों में। उससे पहले ये शेयर्स अच्छा जंप किया था, और मैंने भी अपने चैनल्स पे बताया था 1770 के आसपास कि भाई ये अभी शेयर चला है, मुझे जो है इसमें शॉर्ट पोजीशंस लग रही है, और मैंने कहा था कि ये शायद यहाँ सस्टेन नहीं करेगा, तो उससे कोरिलेट ना करें, वहाँ पे हम गलत पड़े हैं। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि वो भाव जहाँ पे मैंने शॉर्ट्स बताए थे उन लोगों को भी ये शेयर प्रॉफिट दे के जाएगा, बट इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम। तो हालांकि ये समय की बात है। अब 52 वीक हाई है 2252 रुपये, 52 वीक लो है 1627 रुपये। अब आइएगा चर्चा करते हैं रिजल्ट पिछले एक महीने में क्या किया। एक महीने पहले 1650 रुपये का भाव था, आज 1825 रुपये का भाव है। तो आप समझ सकते हैं कि 175 रुपये भाई साहब शेयर चल चुका है, और परसेंटेज टर्म्स में बोलेंगे तो अबव 10% है, तो यही काफ़ी है इसके लिए। अब आइएगा परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो पहले देखते हैं बैंक का कोर मूलतः क्या प्रॉफिट कमा रहा है, फिर अपनी सारी आर्म्स, अपनी सब्सिडरी एसोसिएट्स के साथ क्या कमा रहे हैं, क्योंकि इनका सिक्योरिटी वाला बिजनेस भी है, इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस भी है, इनकी एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी भी है, इनकी लाइफ इंश्योरेंस भी है, उन सब के साथ ये क्या कमा रहे हैं वो बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट की वैल्यू देखिएगा। इंटरेस्ट इन्होंने कितना कमाया, 7065 करोड़ पिछले क्वार्टर में, यानी कि जो मार्च क्वार्टर का है। इस बार इन्होंने कमाए 7338,
बहुत बढ़िया काम किया, बहुत अच्छे है भाई। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़े हैं तो आपने कमाया भी है, बहुत अच्छे। मैं सेटिस्फाइड हूँ। मैं इसके ब्रेकअप पे नहीं जा रहा कि आरबीआई से कितना कमाया, एडवांसेस पे कितना इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, गुड एंड वेल। अब बात करते हैं अदर इनकम्स, यानी कि जो इनकम्स आप कमाते हैं ब्रोकरेज में, फीस में, जो है करेंसी एक्सचेंज में, और बाकी जितनी मिसलेनियस सर्विसेज देते हैं, और इसके अलावा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स वगैरह, वो सब मिलाकर जो इनकम आती है, तो 1826 करोड़ रुपए था पिछली बार, और इस बार हुआ 1243 रुपये, 475 करोड़ लगभग भाई साहब डबो दिए इन्होंने। डुबोने का मतलब ये कम हो गए, यानी कि ये इनकी परफॉर्मेंस रिड्यूस होती हुई नजर आई है। यानी कि ऑपरेशनल फ्रंट पर भैया कहाँ गए 475 करोड़ रुपए आपके पास, यानी कि कस्टमर आ नहीं रहे, या आप सर्विस दे नहीं रहे अच्छे, इसलिए लोग आपसे मोहभंग हो गया, या आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिटोरिएट हो गई, क्या रीजन है? 475 करोड़ रुपए की अदर इनकम्स सीधा सीधा जो है ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को बताता है कि भाई वो खराब हो गई है। तो अदर इनकम का फिगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बैंक के अंदर, तो ये फिगर खराब हुआ है डेफिनेटली। 475 करोड़ रुपए का खामियाजा फाइनेंशियल्स को भी भुगतना पड़ेगा। अब बात करते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंडेड की। तो क्या है इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, आइएगा उसकी बात करते हैं। जो इन्होंने ब्याज दिया 2544, तो 2641 करोड़ दिया, 2544 करोड़ से बढ़कर 2641 करोड़। गुड, कोई बात नहीं भाई, इंटरेस्ट बढ़ा है तो देना भी तो ज़्यादा पड़ेगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखिएगा 3000 करोड़ से 3157 करोड़ हुए। ठीक है भाई, नॉर्मली इतनी इन्फ्लेशन है। अभी जो टोटल खर्चे हैं 5552 से बढ़कर 5798 करोड़ हो गए। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स क्या है? 3339, यानी कि तकरीबन 3400 के आसपास के ऑपरेटिंग प्रॉफिट थे, इस बार हुए 2800 के आसपास, यानी कि 3339 से घटकर हो गए 2783 करोड़। और ये जो डिफरेंस है ये वास्तव में आपको बता रहा है कि एक तो ये अदर इनकम खा गई इनको, और दूसरा हम बाकी मिसलेनियस जो खर्चे हुए हैं वो खर्चे इनके ऊपर डेंट। यानी कि इसका मतलब क्या है कि भाई साहब आप अपने बैंक को इस क्वार्टर में अच्छा नहीं कर पाए, और उसके बावजूद भी आप देखिएगा पिछले क्वार्टर में इनका राइट बैक था, यानी कि प्रोविजन नहीं बनाए थे, और इस क्वार्टर में भी क्योंकि कोविड पीरियड में इन्होंने सबने अच्छे प्रोविजन बनाए थे और अब वो थोड़ी सी हालत सुधरी है, तो केवल मात्र 23 करोड़ के प्रोविजंस हैं। यानी कि बैड लोन, मतलब आप इसको ये भी कह सकते हैं दूसरे एंगल से कि बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है कि भाई आपको प्रोविजन नहीं बनाने पड़ रहे। दूसरी बात आप ये भी कह सकते हैं कि भाई पिछले साल कोविड था उसकी वजह से घट गए। और तीसरा इस नज़रिए से भी देख सकते हो भाई इस बार तो घट गए, लेकिन ये परफॉर्मेंस हमेशा थोड़ी नहीं चलती है। 23 करोड़ रुपए तो डूबना जो प्रोविजन है उसमें तो आप बहुत सारा तो स्टैंडर्ड असेट्स पे ही होगा, यानी कि जो नॉन परफॉर्मिंग है। परफॉर्मिंग है। अब यहाँ पर अगले क्वार्टर में क्या होगा भाई, जब ये प्रोविजंस आएगा तो क्या करोगे आप? तो यहाँ तो कुछ ना कुछ प्रोविजंस आएगा, 500 करोड़ 1000 करोड़, तो ये तो प्रॉफिट ही साफ हो जाएगा। और हम एक बात मानते हैं कि यार जब आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट गवा दिया ना, अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट गवा दिया तो आपने परफॉर्मेंस खराब है, यानी कि आपने अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही डुबो दिया, तो भाई फिर आप प्रोविजन भी बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे दिखा रहे हैं। तब आपने कौन सा तीर मार दिया? तो भाई तीर ये मार दिया कि भाई साहब ईपीएस आ गई 10 रुपये 43 पैसे, जो पिछले क्वार्टर में थी 13 रुपये 74 पैसे, और पिछले साल से तो हालांकि इम्प्रूव की है इन्होंने। तो पिछले एक साल की थी 43 रुपीज़, और पिछला साल में देखिएगा कोविड का भी असर था, इतना इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही थी, तो उसके बावजूद भी आप देखिएगा यहाँ पर भी अब 10 रुपये का ईपीएस रिपोर्ट कर रहे हैं। मुझे तो लगता नहीं बाजार को पसंद आएगा, और शेयर प्राइस जिस तरीके से चला है उसके हिसाब से भी 2.24 और 0.62। अगर हम कंपेयर करने की कोशिश करें आईसीआईसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट में, तो आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट भी कोई खास नहीं है, वो भी मतलब म्यूटेड रिजल्ट है, लेकिन उन्होंने निराश नहीं किया। आईसीआईसी बैंक ने ये नहीं किया निराश किया, लेकिन आईसीआईसी बैंक से उम्मीद थी 99% नंबर लाने की, वो ले गए 97%। और भाई साहब कोटक महिंद्रा बैंक से उम्मीदें ज़्यादा नहीं थी, उम्मीदें थी इनसे भाई 95% नंबर लाएंगे, और इन्होंने कर क्या दिया, ये 95 की जगह लिया 85%। ये फर्क है। तो आईसीआईसी बैंक से क्या उम्मीद थी भाई, बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस आएगी, आई ऑर्डिनरी आई, एक्स्ट्रा गायब हो गया। अब यहां से क्या उम्मीद थी कि भाई अच्छा बच्चा है, अच्छे नंबर लाएगा,
95% लाएगा सीबीएसई में, लेकिन लेके कितना आया 85%। अब बाजार उसको कैसे बनिश करेगा वो अब आप समझिएगा। तो मैंने तो अपनी आम बोलचाल की भाषा में आपको इस ईपीएस का मतलब समझाने की कोशिश की है। असेट्स क्वालिटी देखिएगा इंप्रूव हुई है, सभी बैंकों की हो रही है। छोटे बैंक में भी यार फेडरल बैंक देख लो, बंधन देख लो, उन सब की भी हुई है। तो यार इन्होंने कोई अजब काम नहीं किया है, वो इकोनॉमी में जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से ही है। और यहाँ पर देखिएगा रिटर्न ऑन असेट्स नोट एनुअलाइज 0.5 है। तो मैंने आपको बताया था 0.5 जब एनुअलाइज नहीं हो तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 क्वार्टर है 2। अब इस 2 को अगर ये जो 2 है ये बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर शेयर बुक वैल्यू पर चल रहा होता तो 2 की रिटर्न ऑन एसेट्स, तो रिटर्न ऑन एसेट्स शुड बी 1 और इफेक्टिव बताई थी मैंने भाई प्राइस टू बुक वैल्यू को ध्यान रखो। तो प्राइस टू बुक वैल्यू के एंगल से देखें कि इसकी बुक वैल्यू कितनी है, तो इसकी बुक वैल्यू है 427 रुपये और प्राइस टू बुक वैल्यू कितना चल रहा है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू जो इसकी वैल्यूशन है, आइएगा यहाँ पे देखते हैं, ये है प्राइस टू बुक वैल्यू। प्राइस टू बुक वैल्यू है 5, तो 5 से इसको डिवाइड करो, तो 2 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो 0.4 आ रही है। तो भाई ये 1 से भी कम है। तो इसका मतलब है कि परफॉर्मेंस भी वैल्यूशंस भी अभी महंगी है, लेकिन क्योंकि भाई ये चहेता बच्चा है, देखो ये नंबर बेशक से कम लाता है, ये नंबर कम लाता है, मतलब क्लास में नहीं होते बहुत बच्चे, नंबर बेशक से कम लाए, पर भाई टीचर्स का पसंदीदा है क्योंकि वो टीचर्स से अच्छा बिहेव करता है। ये इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का बड़ा फेवरेट शेयर है, यानी कि जो FIIs हैं, हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है, उनको बड़ा पसंद आता है। इतना है मतलब कोई दूसरा बच्चा अगर मतलब 95 लाए तो टीचर्स उसको अप्रिशिएट नहीं करते, टीचर 99 वाले को भी अप्रिशिएट नहीं करते, बट भाई इस 95 वाले को अप्रिशिएट करते हैं। इसीलिए बाजार की सब मतलब सबका चाहता है, सारे इन्वेस्टर का चाहता है, जैसे टीचर्स का भी, प्रिंसिपल का भी, जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं, क्लास टीचर्स, उन सबका चाहता है ये। और हालांकि हमारा भी है बट इतना नहीं है, हम तो वैल्यूशंस के हिसाब से वैल्यू करते हैं, बताऊंगा ये चाहते वाली बात भी आगे। तो कॉर्पोरेट होलसेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, ट्रेजरी और अदर बैंकिंग बिजनेस में अब इन्होंने रेवेन्यूज तो सब जगह ठीक ही किए हैं। यहाँ पर देखिएगा रेवेन्यू रिड्यूस हो गए, ये देखिएगा आपके रिटेल में बढ़ गए, होलसेल में, कॉर्पोरेट में घट गए, और भाई साहब ट्रेजरी में तो ज़्यादा ही घट गए। और इसके बाद अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो देखिएगा प्रॉफिट कॉर्पोरेट में रिड्यूस हुआ क्वार्टर में, भाई साहब रिटेल बैंकिंग में रिड्यूस हुआ है, ट्रेजरी में घटा है। इसका मतलब यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा सेगमेंटल, यानी कि हर जगह इन्होंने प्रॉफिट रिड्यूस किया पिछले क्वार्टर से। अब बात करें भाई 10 साल में कहाँ पी रेशो, भाई ये किंग होता था किसी समय पर। किंग का मतलब समझते हो, 50 की पी पर चलता था, 40, 45, 50। हालांकि इसमें ये जो चार्ट आपको दिखा रहे हैं 50 की फिगर नहीं आ रही है, बट फॉरवर्ड अर्निंग्स पे 50 पे भी रहा हुआ है कि भैया अर्निंग आएगी उसके हिसाब से। अगर तो अब 40-45 की पी वाला शेयर अब कहाँ चलता है, अब 40-45 की पी वाला चल रहा है 20, 25, 30 में। अभी भी ये बाजार में सबसे महंगी वैल्यूशन है बैंकों में। ये छोड़िए भाई साहब, यूएस के भी बाजारों को अगर आप कैलकुलेट कर लोगे, हालांकि उसके बाजार 10-12 के पी पे चलते हैं, लेकिन मतलब आप दिग्गज बैंकों को भी लगा लोगे ना, वहाँ पर भी भाई दिग्गजों से भी, सबसे मतलब वर्ल्ड के जितने दिग्गज बैंक्स को अगर आप लगा लो ना लाइन में, तो उनमें भी सबसे प्रीमियम वैल्यूशंस पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है, मतलब वैल्यूशन वाइज। तो ये इतना चहेता बच्चा है। ये छोड़िए अपने स्कूल के प्रिंसिपल या टीचर्स को, दूसरे स्कूल के बच्चे के सामने भी दूसरे स्कूल के टीचर्स, दूसरे स्कूल के प्रिंसिपल, दूसरे स्कूल के वाइस प्रिंसिपल, दूसरे स्कूल के PTI टीचर्स, सब इसी को पसंद करते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि इंटरनेशनली इतनी रीज़न है इसका। मैं बता दूं ऐसे, इसके पास जो कंपनियां हैं ग्रुप्स के अंदर वो काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन उम्मीदें मतलब इससे बहुत रहती हैं, लेकिन लोग इसको एक अच्छा बच्चा मानते हैं, इसलिए अच्छी वैल्यूशंस मिलती भी है। अब मैं जो बात करूँ इनके कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, जो कि इनको कंसोलिडेटेड बेसिस पे इनकी सब्सिडरीज के साथ, अगर वहाँ पर भी हम देखें तो जो रेवेन्यूज़ हैं वो ग्रो किए, इंटरेस्ट अर्न बढ़ा है। अब यहाँ पर भी अदर इनकम्स की फिगर्स को अगर आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। हैरान इसलिए हो जाएंगे कि जो सब्सिडरीज हैं उन्होंने भी भाई साहब अदर इनकम में सत्यानाश किया है, और अदर इनकम आपकी घट रही है ना भाई, ये बड़ी टेंशन वाली बात है। 7,960 करोड़ का रेवेन्यू था पिछले क्वार्टर में, और अब है वो 2,494 करोड़ का। तो सब्सिडरीज के साथ भी आप मर्ज करोगे तो भी आपने भाई साहब परफॉर्मेंस खराब कर दी। और इसमें मेन रोल रहा है जो इंश्योरेंस बिजनेस है, क्योंकि उनकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिड्यूस हो गई है, शेयर बाजार गिरना भी उसमें एक कारण है। तो अब यहाँ देखिएगा ये आपको बाजार जो है, हमें नहीं लगता कि भाई चहेता बच्चा है, हो सकता कुछ भी हो जाए, बट ये जो चीज़ है ये पनिश करने वाली है कि भाई ये तूने खराब किया है, अब इसकी तेरे को सजा मिलेगी।
अब टोटल इनकम देखिएगा, टोटल इनकम है 16798 और वहां से हो गई 11658। आप खुद समझ लीजिए भाई साहब 33%, 1/3 तक से के आसपास की इनकम आपकी डिटोरिएट हो गई। अब इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, ठीक है जी, कॉर्पोरेट बड़े हैं। खर्चों में बात करें तो भाई खर्चे भी घट नहीं थे, जब धंधा घटा है तो खर्चे भी घटेंगे, धंधे खर्चे भी घटे। लेकिन अब बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4689 से 3649, 1000 करोड़ के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट सुहा हो गया। और पिछले क्वार्टर में रिवर्सल थे प्रोविजंस के, इस बार 8.8 है, यानी कि लिस्ट है वो भी। और उसके बाद भी पिछले साल का नेट प्रॉफिट था 3858 करोड़ और इस बार है 2712 करोड़। तो आप समझ सकते हैं कि जो 19 रुपये 40 पैसे की ईपीएस थी और वो 13 रुपये 88 पैसे की ईपीएस है। और रिटर्न ऑन असेट्स जो है 0.51 है, इसको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। 5 की प्राइस टू बुक वैल्यू है, तो अभी भी इफेक्टिव रेट जो आपको मिलेगा वो 0.41 के आसपास मिलेगा रिटर्न ऑन असेट्स का। तो ये वैल्यूशंस अभी भी बहुत महंगी वैल्यूशंस है और परफॉर्मेंस देखिए ख़राब दी है। और मेरे को अगर रिजल्ट के हिसाब से बात करें तो अगले 5, 7, 10 दिन में ये शेयर आपको 1700 या 1600 रुपये के आसपास, 1700 के नीचे भी जा सकता है। मेरी अगर बात करें, क्योंकि मैंने पीछे कभी इसकी परफॉर्मेंस देखी भाई, जिस तरीके से शेयर प्राइस चला है, मतलब हालांकि ऑपरेटर खींचने की कोशिश कर रहे हैं या क्योंकि तेजड़ियों ने बाज़ार को खींच रखा है, बुलिशनेस बाज़ार में है। बट अब जो बुलिशनेस है जहाँ पर बाज़ार है रेजिस्टेंस के आसपास है, तो मुझे लगता है कि भाई साहब इस शेयर्स की भी पिटाई आपको होती हुई नज़र आएगी। और हालांकि मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट डायरेक्टली तो नहीं है, इनडायरेक्टली तो है ही। और इसके साथ साथ जिन लोगों को भी हम चैनल के माध्यम से हम बोल रहे थे कि भाई हाँ इसमें जो है वीकनेस रहेगी, हमें भी उम्मीद थी कि रिजल्ट्स थोड़े से निराश करने वाली रहेंगे, क्योंकि पीछे भी हम इसकी परफॉर्मेंस से ज़्यादा खुश नहीं थे। हालांकि लॉन्ग टर्म के अंदर 1500-1400 रुपये का भाव मिला है तो मैं भैया खुश होंगे। फिर आप कहोगे सर यही शेयर बढ़िया बता रहे हो आप, भैया भाव भगवान है, भाव अगर सस्ता होएगा भाई 1400 रुपये में मिल जाएगा तो भाई बढ़िया है, कोटक महिंद्रा बैंक रख लेंगे। पर भाई 1800 रुपये में महंगा है। हमारी अपनी कैलकुलेशन जो है वो हम आपको बता रहे हैं। और इसके बाद वैल्यूशंस भी देख लो, मैं कह रहा था आपको कि भाई ये देखो 2782 की पी वैल्यूशन मिल रहा है। अभी देखिएगा 9579, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना, ये HDFC बैंक का प्रॉफिट है एक क्वार्टर का 9579, और ये इसकी रेवेन्यूज है इंटरेस्ट वाली, इंटरेस्ट है 9164, सारी सब्सिडरी मिला के सबको मिला दोगे तो भी 9164 है। यानी कि HDFC बैंक के प्रॉफिट के सामने भी इनके रेवेन्यूज नहीं है इंटरेस्ट अर्न वाले। उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई प्रॉफिट्स कितने हैं, तो भाई साहब उसके सामने 1/3 से भी कम प्रॉफिट है। अगर आप HDFC बैंक का वैल्यूशन वाइज अगर आप देखेंगे तो अब वैल्यूशन वाइज हालांकि डबल का ही फ़र्क है, डबल से थोड़ा सा ज़्यादा HDFC बैंक वैल्यूशंस में। तो अगर आप कंपेरेटिव एनालिसिस करेंगे तो HDFC बैंक ठीक वैल्यूशन में मेरा पसंदीदा भी शेयर है। लेकिन मैं भाई 1392 पे नहीं खरीदूंगा, 1300 से नीचे आएगा फिर कहूँगा आपको भाई बढ़िया है, पर अभी भाव ऊपर है, अभी नहीं। ICICI बैंक 20 के पी पर चल रहा है। और ICICI बैंक में देखिए 2 साल की जो मैनेजमेंट चेंज होने के बाद जो है कोचर जी के बाद जब नई मैनेजमेंट ने कमान संभाली, नई CMD आए, तो उसके बाद जो है इम्प्रूवमेंट हुई है। उसके बाद अगर आप एक्सिस बैंक को देखें तो 15.89, और एक्सिस बैंक में एसेट्स क्वालिटी के रिस्क हमेशा से रहते हैं। और क्योंकि ये पहले UTI बैंक होता था तो वहाँ से भी, और फिर जब नोटबंदी हुई तब भी इस बैंकों पे, इस तरीके के बैंक पे बहुत आरोप लगे थे। तो कुल मिलाकर अभी भी इसको जो वो प्रीमियम वैल्यूशन है वो नहीं मिलती, इसको एक अच्छा बच्चे की तरह ट्रीट नहीं करते हैं टीचर्स अभी भी। और यहाँ पर आज का ये एनालिसिस आपको कैसा लगा ज़रूर से ज़रूर मुझे बताइएगा। कोई भी तरीके की पोजीशंस लें, सेल करें, परचेज़ करें, या कोई और पोजीशंस ले, ऑप्शन से कोई पोजीशन ले, भाई अपने शेयर ब्रोकर के साथ कोई भी ट्रेड कर रहे हैं भाई अपने ब्रोकर से बात करिए, फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिए, अपने विवेक का यूज़ करिए। ये भी जो नॉलेज मैंने आपके साथ शेयर की है या केवल और केवल एजुकेशनल पर्पजेज़ के लिए, अपने ट्रेड के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। प्रॉफिट या लॉस जो भी हो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। और प्रॉफिट होगा तो खुद एंजॉय करिएगा, लॉस होगा तो उसके लिए भी आप खुद जिम्मेदार होंगे, उसमें आपकी स्किल भी जो है लगती है। तो कुल मिलाकर कैसा लगा ये एनालिसिस, मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगा आपके कमेंट्स का। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।